अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। मेरे जी साथियों, मेरे मुहतरम साथियों, आज की का क्लास जो है कि आप सभी साथियों के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास होने वाली है। सभी साथी शिरकत करेंगे, इंशाअल्लाह आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए, आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है हमें। आप अपने अपने फीडबैक से बताइए कि आवाज़ आपको सही से मिल रही है, आप हमें सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। ये क्लास साथियों जूनियर लेक्चर वाले और रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज़ यानी कि गुरुकुलम का जीएल टीजीटी वालों के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। आज हम पढ़ेंगे साथियों उर्दू दास्तान में एक दास्तान निजात का पूरा खुलासा पढ़ेंगे और एक नावल है गौदान, इसके भी खुलासा करेंगे और मुंशी प्रेमचंद की सवाने हयात पढ़ेंगे। मुकम्मल तसनीफ़ात और मुकम्मल आराओ ख़यालात हम पढ़ने की समझने की पूरी इंशाअल्लाह हम सही तौर पर कोशिश करेंगे। आइए साथियों शुरू करते हैं। अगर कोई नए साथी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों लाइक तो आपको करना बनता है और साथियों शेयर भी आप कर ही लेंगे। और साथियों नोट्स वगैरह लेने के लिए आपको हमसे रब्ता करना पड़ेगा 9045978747। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके रब्ता करके हमसे जो है कि कांटेक्ट करके जानकारी सभी इम्तिहान की ले सकते हैं। और साथियों 10 मई से सीटेट की क्लास चालू होने वाली है। सीटेट की क्लास, इसीलिए आप सभी साथी जोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। सीटेट की क्लास दिन में होगी, वो टाइमिंग भी आपको बता दिया जाएगा। जो भी सीटेट की क्लास है, कल भी सुपर संडे है और कल संडे में एक जो है कि ईवीएस की क्लास होगी सीटेट की दिन में। अगर टाइम रहा और फ्री रहा तो इंशाल्लाह मैं कल एक ईवीएस की एक महा क्लास आपको दे दिया जाएगा 1-2 घंटे का, जिसमें टोटल ईवीएस को कराने की कोशिश की जाएगी थ्योरी बेस में। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं। आवाज़ वगैरह क्लियर है तो अच्छी बात है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, आज का सबक और आज की पढ़ने वाली चीज़ें। मैंने पहले ही कहा था कि आज हम प्रेमचंद को पढ़ने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद को साथियों आज हम पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी और इनको समझेंगे भी। याद रखिएगा साथियों, प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। असल नाम क्या था इनका, बोलो भाई। धनपत राय इनका असल नाम था, जिसे उनके वालिद ने रखा था। धनपत राय नाम किसने रखा था, तो उनके वालिद ने रखा था। लेकिन चाचा का दिया हुआ दूसरा नाम है, जो नाम नवाब राय था, और ये चाचा को बहुत पसंद था। कौन से नाम, बोलो ना भाई, कौन से नाम। ये वो नाम है जो चाचा को पसंद था और वो नाम है नवाब राय। ठीक है, तो पहला जो नाम बाप दादा ने रखा वो धनपत राय था और जो साथियों चाचा ने रखा वो नवाब राय हो गया। तो बताइए फिर ये प्रेमचंद कहाँ से आया, अभी हम आपको बताते हैं। प्रेमचंद पहले कलमी नाम के तौर पर नवाब राय ही इस्तेमाल करते थे। यानी पहले कलमी नाम, नसर निगारी जो है वो कलमी एक मुख्तसर से नाम होते हैं, उसे कलमी नाम कहते हैं, जिस नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। इसी तरीके से जो शुअरा के नाम होते हैं वो तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो नसर निगार, नज़म निगार वाले तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, नसर निगार एक शॉर्ट नेम कलमी नाम इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेमचंद पहले कलमी नाम के तौर पर नवाब राय ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनके अफसानी मजमुआ जिनका नाम था सोज़े वतन,
इनके जब्त होने के बाद से अपने दोस्त जमाना यानी जमाना के जो दोस्त थे उनके दोस्त जमाना के जो एडिटर दिया नारायण निगम के मशवरे पर प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दिया। यानी कि उनके जमाने के एक दोस्त थे, ठीक है, उनका नाम था नारायण निगम। उनके मशवरे पर से इन्होंने अपना नवाब राय नाम को खत्म करके प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दिया था। कौन? धनपत राय। याद रखिएगा, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की पहली कहानी है जो प्रेमचंद के नाम से पहली रिसाला जमाना दिसंबर 1910 के शुमारे में शाये हुई थी। कहने के मकसद ये है कि बड़े घर की बेटी ये प्रेमचंद की वो पहली कहानी है जिसमें उन्होंने असली नाम यानी कि वो कलमी नाम जिससे मशहूर हुए, जिसे प्रेमचंद कहते हैं, इस नाम से निकली और ये 1910 में जाके छपी और शाये हुई। इसी तरीके साथियों, प्रेमचंद 31 जुलाई 1980 को बनारस के लम्ही गांव के श्रीवास्तव घराने में पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए? श्रीवास्तव घराने में पैदा होते हैं। कौन भाई? प्रेमचंद जी। आइए, प्रेमचंद का इंतकाल 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में हो जाता है। कब? 1936 को। पैदा भी बनारस में हो रहे हैं और वफात भी बनारस में ही होते हैं, लेकिन 1980 को पैदाइश है। ये 1980 नहीं होगा, बल्कि ये 1880 को पैदा होते हैं और ये 1936 को इंतकाल कर जाते हैं। ये वाली चीजें जो मिस्टेक है, आई बात समझ में? 1880 को 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में ये क्या होते हैं? पैदा होते हैं। यानी कि साथियों 1880 में, ठीक है। और साथियों 1836 को बनारस में इनका वफात हो जाता है। चलिए, प्रेमचंद के वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था, जो डाक खाना में क्लर्क थे, काम करते थे। प्रेमचंद के वालिदा का नाम आनंदी देवी था और दादा का गुरसहाय लाल था। प्रेमचंद को दस्तूर के मुताबिक 5 साल की उम्र में 1885 में, बताए ना 1885 में ये 5 साल के थे, तो पैदा कब हुए हैं? ये 1880 में ये पैदा हो गए हैं। तो 1880 में पैदा हुए, 5 साल 85 में हो गया। एक मौलवी साहब के यहाँ उर्दू फारसी पढ़ने बिठाया गया था और ये उनका पहला मकतब था। पता क्या चला? प्रेमचंद यानी कि धनपत राय, ये इनकी पहली तालीम किसी मौलवी साहब के घर में होती है और ये उर्दू और फारसी पढ़ते हैं। प्रेमचंद की उम्र 60 साल की थी। उनकी मां आनंदी देवी का इंतकाल 1800, यहां भी गलत है, 1888 होगा। 7 साल की थी, ये 60 है, 7 यानी कि 7 साल की थी। और साथियों उनकी मां आनंद देवी का 1888 में उनकी मां का इंतकाल हो जाता है। प्रेमचंद कब थे? प्रेमचंद 7 साल के थे। कितने साल के? 7 ईयर्स के प्रेमचंद जी हैं और उनकी मां आनंदी देवी का इंतकाल हो जाता है 1888 में, यानी कि 80 में नहीं 88 में होता है, ठीक है। चलिए, प्रेमचंद की उम्र 15 साल थी। 1896 में उनके वालिद ने मौजा रामपुर जिला बस्ती के एक जमींदार घराने में उनकी शादी कर दी थी। यानी कि 15 साल में ये शादीशुदा हो गए थे। 80 में पैदा होते हैं, 96 में जो है कि इनकी शादी हो जाती है, तो 15वीं खत्म होने को होगी या शुरू होने को होगी, तो 96 में जो है कि साथियों इनकी शादी हो जाती है कुल 15 साल की उम्र में। और पहले जमाने में ये चीज आम थी। प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तिहान सेकंड डिवीजन, ये इस तरीके से लिखा जाता है, सेकंड डिवीजन, ठीक है, सेकंड डिवीजन में 1898 में पास किया था। प्रेमचंद ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज एक नावल यानी कहानी जिसका एक मामू का रोमान लिखकर
1901 में किया था। तो प्रेमचंद ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज एक नावल से किया है और उस नावल का नाम है एक मामू का रोमान, और ये 1910 में हुआ है। चलिए, प्रेमचंद का पहला नावल असारे माबिद है। बनारस के एक हफ्तावार आवाज़े खल्क, एक आवाज़े खल्क के नाम से हफ्तावार रिसाला छपता था। उसमें जो है कि 18 अक्टूबर 1923 को किस्तवार शाये होना शुरू हुआ था। प्रेमचंद की दूसरी शादी, कमाल की बात है कि नहीं है, धनपत राय उर्फ प्रेमचंद दूसरी शादी कर रहे हैं। दूसरी शादी जिला फतेहपुर मौजा सलीमपुर की बेवा शोरानी दीवी। अब ये बात भी चौंकाने वाली, शोरानी दीवी जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी, 1950 में शादी हो गई। 1950 इनकी शादी हो गई थी, किससे? शोरानी दीवी से हुई थी 1950 में। उस टाइम 1950 में इसकी उम्र शोरानी देवी की 13 साल की थी। तो बताओ फिर इनकी उम्र कितनी होगी? तेरह साल की उम्र में साथियों, तो ये 13 साल की उम्र में ये बेवा भी हो गई थी। चलिए, प्रेमचंद सब डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस होकर महूबा जिला हमीरपुर 24 जून 1909 को गए थे। प्रेमचंद ने अंग्रेजी तारीख और फारसी के मजामीन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए का इम्तिहान सेकेंड डिवीजन से 39 साल की उम्र में 1919 में पास किया था। ठीक है, प्रेमचंद ने वलाजिमत से इस्तीफा यानी कि रिजाइन 1921 में दिया था। प्रेमचंद को शो प्रसाद गुप्त जी ने 150 रुपए के मुशाहिरे पर हिंदी माहनामा मर्यादा, माहनामा हिंदी एक अखबार था जिनका नाम था मर्यादा, उनका एडिटर मुकर्रर किया था 1922 को। याद रहेगा, 1922 को ये मर्यादा अखबार का एडिटर बन जाते हैं। और ये माहनामा, माह में एक ही बार रिसाला निकलता था, अखबार तो डेली निकलता है। माह रोजनामा नहीं है, माहनामा पूरे महीने में एक बार निकलने वाला एक था रिसाला मर्यादा, उनके जो एडिटर बने थे। प्रेमचंद ने फिराक और 2 हिस्सेदारों की शिरकत से बनारस में सरस्वती प्रेस का इनकाद किया था। 1923 में प्रेस का स्थापना की थी, कायम किया था। प्रेमचंद नोल किशोर प्रेस लखनऊ हिंदी माहनामा माधुरी के मुदीर 1929 में मुकर्रर हुए थे। ये कहने का मकसद ये है कि प्रेमचंद जो है, ये नोल किशोर प्रेस जो लखनऊ में है, उनमें एक हिंदी माहनामा रिसाला छपता था जिनका नाम था माधुरी। उनके मुदीर जो बने ये 1929 में बने थे। चलिए, प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस हिंदी में 1930 में जारी किया था। प्रेमचंद की दूसरी बीवी शोरानी देवी को नमक कानून तोड़ने के जुर्म में 11 नवंबर 1931 में गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, डांडी यात्रा गांधी जी के। चलिए, तो कुछ बातें यहां भी समझ में आई। जो नमक तोड़ने की कानून थी 1931 में इन पर, और इनको गिरफ्तार भी किया था अंग्रेजी हुकूमत ने। आगे चलेंगे साथियों। प्रेमचंद ने हफ्तावार अखबार जागरण बनारस से 1931 में जारी किया था। प्रेमचंद ने अखबार जारी किया जिसका नाम था जागरण, 1931 में जारी किया था बनारस से। वो जागरण है, दैनिक जागरण नहीं है। ठीक है, चलिए। प्रेमचंद जनता टूल फिल्म कंपनी के डायरेक्टर एम भवानी की दावत पर बंबई जून में 1934 में गए थे और फिल्मों के लिए अपनी पहली कहानी मजदूर लिखी थी। ठीक है, चलिए, मतलब इन्होंने फिल्मों में काम किया है और इन्होंने एक कहानी लिखी जिसका नाम था मजदूर। प्रेमचंद का डायरेक्टर के रवैये से बददिल होकर, प्रेमचंद जो है कि डायरेक्टर का फिल्म का डायरेक्टर के जो रवैये है उस रवैये से बददिल होकर बनारस वापस आए। 1935 में ये वापस आ चुके थे। प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत लखनऊ में
1936 में की थी। प्रेमचंद ने शुद्धि की तहरीक के खिलाफ जमाना में एक मजमून 1923 में लिखा था। अब बताइए, जमाना एक रिसाला था, उनमें इन्होंने एक 1923 में एक तहरीक लिखी थी, तहरीक चलाई थी, शुद्धि। और ये शुद्धिकरण आपको मालूम होगा, जो सनातनी लोग हैं, जो अपने हिंदुइज्म के लोग हैं, उनमें एक चीज था जो शुद्धिकरण, आप इसके मालूम सही से कर सकते हैं। तो शुद्धिकरण जो भी एक समाज में एक दाग ही था, समझो ये भी। तो शुद्धिकरण के खिलाफ भी इन्होंने काम किया था, और ये दलित लोगों पे था। प्रेमचंद की नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में शाये हुई थी। प्रेमचंद की कहानियों में जहद आज़ादी की तारीख मिलती है, और प्रेमचंद के पहले अफसाने को मजमून भी कहा गया है। यहां तक तो मैंने एक एक लाइन में, वन शॉट में आपको मैंने कुछ बातें समझाने की कोशिश की है, जो साथियों प्रेमचंद के प्रेमचंद के मुतालिक, यानी इस शख्सियत के मुतालिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इनकी जीवनी, इनकी बायोग्राफी मैंने आपको बता दी कि ये कब कब क्या क्या काम किए हैं। अब साथियों इनके कारनामे क्या क्या है, क्या क्या तसनीफ किए हैं, कितनी किताबें लिखी हैं, ये तमाम चीज़ों को जानना ज़रूरी है। क्योंकि साथियों अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, इस ऊपर में से सिर्फ दो सवाल पूछे जाते हैं, दो या तीन सवाल पूछेंगे। पहला तो ये पूछ लेते हैं पैदाइश, ठीक है, और या तो पूछ लेंगे आपसे वफात, या ये पूछ लेंगे, या तो पूछ लेते हैं बचपन के उस्ताद पूछ लेते हैं, ठीक है। ये पैदाइश, वफात, बचपन के उस्ताद, और एक दो बातें जिंदगी के, मैट्रिक का इम्तिहान या इंटर का इम्तिहान, या इन्होंने पहला क्या पूछ लेते हैं कि पहला कारनामा क्या है, वो आपसे पूछ लेते हैं। ये तो दो तीन सवाल जो है आपके वहां से पूछ लेंगे, लेकिन जो सवाल असल पूछे जाते हैं वो यहां से कारनामे से पूछे जाते हैं। आइए थोड़ा सा इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ बातें बता दूंगा, जो बातें हाईलाइट्स है, बाकी सारी बातें आपको नोट्स में मिलेगा, आप नोट्स से पढ़ लीजिएगा। पहली साथियों नाविल इनकी है असरारे महाबत, मैंने आपको पहले बता दिया था, यह प्रेमचंद का पहला नाविल है जो मुकम्मल नहीं है। बड़ी अजीब बात है, इनकी पहली नाविल ही मुकम्मल नहीं है और इनकी आखिरी नाविल भी मुकम्मल नहीं है, ठीक है। चलिए, असरार महाबत बनारस के एक हफ्तावार आवाज़ खुल्क, ये बात पहले भी मैंने बताया था कि किस्तवार 1903 से जो है कि ये 1905 तक छपती रही, लेकिन मुकम्मल होने से पहले ये बंद हो गई थी, तो ये असरार महाबत ही मुकम्मल नहीं हो पाई। असरार महाबत पर मुसन्निफ का नाम धनपत राय उर्फ नवाब राय इलाहाबादी लिखा होता था। असरार महाबत का हिंदी नाम दियो उस्थान रईसा है। असरार महाबत का मौजू जो है इबादत गाहों में आवाम के एहसासात से फ़ायदा उठाकर उनका इस्तेहसाल करना है। इबादत गाहों में शुद्धिकरण का वही, यही इबादत गाहों से भी एक ताल्लुक रखता है। तो वहां भी आप जब पढ़ेंगे तो मालूम होगा पहले ज़माने में इबादत गाहों में, यानी पूजा घर में क्या क्या चीज़ होता था, ये उनका ताल्लुक है। इबादत गाहों में आवाम के एहसासात से फ़ायदा उठाकर उनका इस्तेहसाल करना, ये क्या है, इनका मौजू है असरार महाबत का, और ये इनका टाइटल है। और लिखने वाला कौन है, प्रेमचंद है। और एक साथी है हम खरमा वहम सवाब, तो याद रखिएगा ये साथियों 1905 में ये चीज छपी है, यानी लिखी है। इसका हिंदी तर्जुमा परेमा के नाम से 1907 में शाये हुआ है, ठीक है। इसका मौजू की अगर बात कर लेते हैं तो अक़दे बेओगान का मसला है, यानी जो बेवा औरत हो जाती है उनकी शादी का मसला, और हिंदुस्तानी समाज में माशरती बुराइयां हैं, इसीलिए इन्होंने साथियों दूसरी शादी भी की थी 13 साल की उम्र में। 13 साल की लड़की थी जो बेवा हो चुकी थी शोरी बेगम से, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। इन्हीं सबको खत्म करने के लिए इन लोगों का भी बड़ा रोल रहा है। अब इनके किरदार बहुत पूछा जाता है, तो किरदार याद रखिएगा, इस कहानी में किरदार अमृत राय, लाला बद्री प्रसाद भी है, प्रेमा, पूर्णा, बसंत कुमार, ये जो किरदार के नाम है। इसी के साथियों एक कहानी है, यानी नाविल है कृष्णा, जो 1906 में लिखी गई है। रूठी रानी भी लिखी गई है।
ये नावल पहली बार जमाना में, यानी जमाना एक रिसाला था, उनमें अप्रैल से अगस्त तक 1907 में किस्तवार शाये होता रहा। इसी तरह साथियों एक और नावल है जिनका नाम है जलवाए ईसार, 1912 में हिंदी में वरदान के नाम से 1921 में शाये हुआ था। और इसका मौजू था साथियों कौमी मसाइल और उनके हल के लिए कौमी खिदमत की अहमियत व ज़रूरत। ठीक है, इसी तरीके से कुछ चीज़ें इसमें हैं जो आप पढ़ेंगे। इनमें किरदार की बात कर लेते हैं तो प्रताप चंद्र, स्वामी बालाजी बर्जन और कमला चरण जो है ये इनमें किरदार निगारी है। किरदार निगारी पूछा जाता है, ये आपके लिए खास है। बाजार हुस्न की बात कर लेते हैं तो ये प्रेमचंद का पहला ज़ख़ीम नावल है। एक होता पहला नावल और एक है पहला ज़ख़ीम नावल, दोनों में फ़र्क है। इन दोनों को आप दिमाग में बिठाइएगा। जो साथियों 1916 में मुकम्मल हुआ था, पहली बार हिंदी में 1918 में सेवा सदन के नाम से शाये हुआ था। फिर बाद में उर्दू में 2 हिस्सों में शाये हुआ। पहला हिस्सा 1921 और दूसरा 1922 में हुआ था। और इसमें मौजूद बहस था हुस्न फरोशी के समाज पर असरात और शहर में रहने वाले मुतवस्सित तबके के मसाइल। किरदार की बात कर लेते हैं तो किरदार इसमें सुमन कृष्णचंद्र और सुबदरा और पदम सिंह और बथल दास सदन वगैरह जो इनमें किरदार निगारी है। इसी तरह इनके एक नावल है गोशे आफियत जो साथियों 1920 में लिखा गया था। और गोशे आफियत हिंदी में प्रेम इसका नाम था, प्रेम असलम के नाम से 1932 में शाया, प्रेम असलम के नाम से। ठीक है, गोशे आफियत का। और गोशे आफियत में उर्दू में 1928 में शाये हुआ है। गोशे आफियत प्रेमचंद बल्कि हिंदुस्तानी अदब का पहला नावल है जिसमें हिंदुस्तान के मेहनत कश तबके की जिंदगी और उसकी बुनियादी मसाइल का मौजू बनाया गया। इनमें अगर बात कर लेते साथियों किरदार की तो किरदार गया शंकर, मनोहर, बलराज, गौस खान, बलासी और बशीर शाह, प्रभा शंकर, दिया शंकर, गायत्री वगैरह है। इसी तो साथियों चौगान हस्ती है, यह भी नावल है प्रेमचंद की, उर्दू ही में लिखा था मगर पहले हिंदी में 1924 में इनका नाम था रंग भूमि के नाम से शाये हुआ था और उर्दू में 1927 में ये चीज शाये हुई। इनकी अगर मौजू की बात कर लेते हैं, इस तरह की मसाइल, शिरकत की मसाइल इसमें उठाया गया है। चौगान हस्ती का किस्सा एक अंधे भिखारी सूरदास की सरगुज़िश्त है, उसे पांडेपुर की रुदाद भी कहा जाता है। किरदार की बात कर लेते हैं तो सूरदास और विनय सिंह, सूफिया, भरत सिंह, इंदू वगैरह इनमें किरदार है। प्रेमचंद ने चौगान हस्ती को अपना बेहतरीन नावल करार दिया है। वाज़े हो के ये बात 1934 की है जब गौदान नहीं लिखा गया। गौदान लिखने के बाद प्रेमचंद की सबसे बेहतरीन जो है नावल गौदान हो गया है। आपको वो भी पढ़ना है, मैंने उसका भी खुलासा बता दिया है। पर्दे मजाज की बात कर लेते साथियों, ये 1928 में लिखा गया था। ये प्रेमचंद का पहला नावल है जो उन्होंने किसी प्रेस को देने के बजाय अपने ही प्रेस जो फिराक और अपने 2 साथियों के साथ में खोला था सरस्वती प्रेस, उनमें इसे इनको छापा है 1928 में हिंदी में शाये किया था। इसमें मौजू है पर्दे मिजाज का तनासुख, इसका मौजू है जिसको आम लफ्जों में आप कह सकते हैं कि इंसान एक बार जन्म लेने के बाद दोबारा जन्म होता रहता है। इनमें अगर किरदार की बात कर लेते हैं तो मनोरमा, चक्रधर, रानी देवप्रिया और साथियों महेंद्र कुमार, विशाल सिंह। निर्मला ये भी प्रेमचंद की एक नावल है जो 1923 में लिखी गई थी। निर्मला प्रेमचंद ने अव्वल उर्दू ही में लिखा था, उसके बाद उसे हिंदी में मुंतकिल कर दिया। पहली हिंदी एडिशन 1923 में शाये हुआ था। यह 1923 है, यानी कि साथियों 1923 इस तरीके से लिखा जाएगा, शाये हुआ था। और उर्दू में 1929 में, उर्दू में 1929 में, तो 1929 तो इस तरीके से होता है, 1929 में शाये हुआ था, यानी कि 23/5/29, तो ये 5 साल बाद और 6 साल बाद जो है कि ये 29 हुआ था। ठीक है, चलिए इनकी अगर मौजू की बात कर लेते हैं तो जहेज की लानत और उसकी वजह से बेजोर शादी के मसाइल भी था। यानी कि जहेज की वजह से जो बेजोर शादियां हैं तो जहेज की वजह से जोड़ की शादी कम होती है, क्योंकि इसलिए कि जो बुढ़े होते हैं वो
जवान छोकरी से शादी इसलिए कर लेते हैं कि वो कुछ लेते नहीं है, इसलिए ये बेजोर शादी हो जाती है। ये भी जो है कि समाज सुधारक थे, समाज के जहेज जैसी लानत के दूर करने के लिए उन्हें एक लिखी थी, क्या बोलते हैं, निर्मला, वो आप उसको पढ़ सकते हैं। जिनमें किरदार की बात कर लेते हैं तो बाबू ओद भान लाली, निर्मला कृष्णा, बाबू बहाल चंद्र सिन्हा, मुंशी तोताराम वगैरह है। अब बात कर लेते हैं इसका एक अफसाना है बेवा। प्रेमचंद ने 1977, देखिए लिखा हुआ है, लिखा था बेवा को। बेवा हिंदी में प्रतिज्ञा के नाम से 1929 में, यानी कि 1929 में ये चीज शाये हुई थी। बेवा उर्दू में 1932 में शाये हुई है। और मौजू अगर इसकी हम देख लेते हैं तो बेवा औरत और उसका मसाइल का हल बताया है, किसमें, बेवा वाले नावल में। किरदार की बात कर लेते हैं तो परिमा, पूर्णिमा, कमला प्रसाद, अमृत राय और दानाथ वगैरह जो इनके क्या है कि ये किरदार निगारी है। गबन एक नावल है। प्रेमचंद ने 1930 में लिखा था। गबन हिंदी में 1931 और उर्दू में 1932 में शाये हुआ है। इसकी मौजू की बात कर लेते हैं तो औरतों में जेवरात का शौक है, ये उनका मौजू था। गबन को राम रत्न भटनागर ने जेवरात का ट्रेजेडी भी कहा है। ये आपके लिए वीवीआई हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू यानी एग्जाम के। और किरदार की बात कर लेते साथियों, रमा, जालबा, रतन, जहरा और डिप्टी दीन वगैरह है। मैदान अमल की बात कर लेते हैं तो प्रेमचंद ने 1930 और 32 में लिखा था मैदान अमल। और मैदान अमल करम भूमि के नाम से हिंदी में 1932 में शाये हो चुका था। पता चला मैदान अमल की हिंदी करम भूमि ही होती है, यानी हिंदी में करम भूमि, उर्दू में मैदान अमल, दोनों में ये चीजें शाये हो चुकी है। तो इसकी मौजू है हिंदुस्तान की जद्दोजहद आजादी है। और किरदार की बात कर लेते हैं तो अमरकांत, समरकांत, सुखदा वगैरह ये उनके किरदार हैं। अब साथियों गौदान की एक अलग मैंने इसकी किरदार निगारी बताई है, वो सबसे नीचे भी आपको मिलेगा, उनका खुलासा भी है। और निजात भी नीचे हमने दे रखा है, वो भी आप पढ़ेंगे, जाना आपको कहीं नहीं है। अगर साथियों आए हैं तो फिर आपको लाइक जल्दी से कर दीजिएगा, और साथियों शेयर करके अपने तमाम दोस्तों को जोड़ लीजिए। पुराने अगर हैं या नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स लेने के लिए 9045978747 इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नावल साथियों मंगलसूत्र, ये प्रेमचंद का नाम मुकम्मल और आखिरी नावल है, ये मीम नहीं है, ठीक है। ये प्रेमचंद का आखिरी नावल है, ये भी मैंने कहा ना पहला और आखिरी दोनों ही नामुकम्मल है। इत्तफाक से प्रेमचंद का पहला और आखिरी दोनों नावल नामुकम्मल है। मंगलसूत्र प्रेमचंद ने 1936 में बीमारी की हालत में लिखना शुरू किया था। वफात के बाद उनके जो लड़के थे अमृत राय, उन्होंने 1948 में यानी कि 1948 में इसको हिंदी में शाये किया था, ठीक है। उर्दू में हिंदी से तर्जुमा होकर शाये हुआ था। आगे देखें साथियों, अफसानी मजमुआ की बात कर लेते हैं तो सोज़े वतन जून 1908 में ये अफसानी मजमुआ है, जिसका नाम है सोज़ो वतन, जो 1908 में लिखी गई। और इसमें 5 अफसाने हैं, आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। प्रेम 25 साथियों, ये 1914 में लिखी गई है, इनमें 12 अफसाने हैं, हिस्सा अव्वल। इसी तरह साथियों प्रेम 25 हिस्सा 2, ये 1918 में लिखी गई है, इनमें 13 अफसाने शामिल हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। प्रेम 32 साथियों 1920 में ये लिखी गई है, हिस्सा अव्वल है, इनमें 16 अफसाने हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से प्रेम 32 1920 में यह हिस्सा 2 में है, 1920 में लिखी गई थी, इनमें 16 अफसाने हैं। इसी तरह साथियों खाक परवाना, यह भी अफसाना है, इन्हें 1928 में लिखी गई, इनमें 16 अफसाने मौजूद हैं। ख्वाबो ख्याल, ये भी अफसाना है प्रेमचंद का, जो 1928 में लिखी गई है, 14 अफसाने इनमें शामिल किया गया है। फिरदौस ख्याल की बात कर लेते हैं, 1929 में लिखी गई है, इनमें साथियों 12 अफसाने हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रेम 40 1930 में लिखी गई है, इनके भी 2 हिस्से हैं।
पहले हिस्से में 20 अफसाने हैं और दूसरा हिस्सा साथियों 1930 में लिखी गई और इसमें 20 अफसाने मौजूद हैं। एक साथियों अफसाना है आखिरी तोहफा, 1934 में लिखी गई है, इनमें 13 अफसाने शामिल हैं। ये क्या है, मजमुआ है अफसानों का, ठीक है। जादेरा ये भी अफसानी मजमुआ है, 1936 में लिखी गई है, जिनके अंदर साथियों 15 अफसाने शामिल किए गए हैं। इसी तरह साथियों दूध की कीमत, ये भी अफसानी मजमुआ है, 1937 में इनको इकजा किया गया, लिखा गया है, जिनमें 9 अफसाने शामिल किए गए हैं। वारदात की बात कर लेते हैं, इनमें 13 अफसाने शामिल किए गए हैं और इनमें जो चीज आपके लिए खास होगी वो है साथियों वीवीआई, याद रखने की चीजें। आपको याद क्या रखना है, एक लाइन में याद रखिए कि सोजो वतन में सिर्फ 5 अफसाने हैं और दूध की कीमत में 9 अफसाने हैं। प्रेम 25 हिस्सा अव्वल फिरदौस ख्याल में 12-12 अफसाने हैं और साथियों प्रेम 25 हिस्सा दो आखिरी तोहफा और वारदात में 13-13 अफसाने शामिल हैं। ख्वाबो ख्याल में 14 अफसाने शामिल हैं। ज़ादे राह में 15 अफसाने शामिल हैं। प्रेम 32 हिस्सा अव्वल, प्रेम 32 हिस्सा दो और खाके के परवाने में 16-16 अफसाने शामिल हैं। ये थी साथियों अफसाना की बात। अब कुछ ड्रामे की बात कर लेते हैं। तो संग्राम जो 1923 में लिखी गई ड्रामा है, करबला जो 1924 में लिखी गई ड्रामा है और 1923 में प्रेम की देवी ये भी एक ड्रामा है प्रेमचंद के। ठीक है, अब बात करते साथियों हम प्रेमचंद के अकवाल के बारे में। ज्यादा आज आपसे समय नहीं लूंगा और आपका नाम भी बोलना मैं अच्छा नहीं समझता, बस आप लोग लाइक शेयर करें। कल जो है कि जब हम इसका हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे, कल जो आपके पास क्लास होगा वह एक मॉक टेस्ट होगा। याद रखिए एक मॉक टेस्ट आपसे लिया जाएगा। कल जो है कि रात 9 बजे एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा। सभी साथी को उसमें जुड़ना बहुत ही जरूरी है। जो अभी तक आपने क्या पढ़ा है, उर्दू दास्तान को उर्दू दास्तान आपने पढ़ी है, उनका एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा। तो जो नोट्स हमने आपको दिए हैं उस पर एक बार नजर फिर लीजिएगा ताकि मॉक टेस्ट देने में आपके लिए आसानी हो। तो प्रेमचंद के कुछ कौल हैं, हमें हुस्न का मियार बदलना होगा, ये कौल प्रेमचंद के हैं। उर्दू नवेसी में किसी भी हिंदू को फैज हुआ है जो मुझे हो जाएगा, ये भी प्रेमचंद के कौल हैं। उनके कहने का मकसद ये है कि उर्दू नवेसी में किसी हिंदू को फैज नहीं हुआ तो मुझे कहां से होगा। आगे देखते हैं, मुझे यह कहने में तामुल नहीं है कि मैं और चीजों की तरह फन को भी अफादियत की कसौटी पर परोखता हूं, यह भी उन्हीं का कौल है। अदब उस तख्लीक को कहेंगे जिसमें किसी सच्चाई का इजहार हो, जिसकी जबान में पुख्तगी की कैफियत, सेहत और हुस्न हो। फाका और उरियानी में हुस्न मौजूद हो सकता है, उसे शायद वह तस्लीम नहीं करता, इसलिए तय कर लिया गया कि रंगीन होठों और खसारों और रुखसारों और अबरुओं में वाकई हुस्न मौजूद है। ये किनका स्टेटमेंट है, किनका कौल है, बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट के जरिए से। अदब की बहुत सी तारीफें की गई है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी बेहतरीन तारीफ तनकीद हयात है। ये किसका कौल है, जल्दी से हमें आप कमेंट करके बताएं। हमारे कसौटी पर अब वो खला उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकी रोशनी हो। ठीक है, तामीर की रूह हो, ये रूह छूट गया, तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकी रोशनी हो। तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख्याल में तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख्याल में किस्से से बहरा वर है। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है साथियों, ये सब के सब आपको मिल जाएंगे और ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हम देंगे और जहां जहां करेक्शन की जरूरत है वो आपको करेक्शन करके दिया जाएगा। आइए प्रेमचंद के मुतालिक जो आरा ख्यालात है कि तुम्हारी कहानियों में बगावतें अंदाज भरा हुआ है, अगर तुम मुगलों के अहद में होते तो इस जुर्म की पादाश में तुम्हारे हाथ कलम कर दिए जाते। ये प्रेमचंद के बारे में लोगों ने कहा है,
कौन कहाँ है? हमीरपुर का अंग्रेज एक कलेक्टर था, उन्होंने कहा कि तुम्हारी कहानियों में बगावती अंदाज भरा हुआ है, अगर तुम मुगलों के जमाने में होते तो तुम्हारे हाथ कलम कर दिए गए होते। प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया। एहतशाम हुसैन का कौल है, शराफत प्रेमचंद की कलम की जान है और रूह इंसानियत की बेदारी उनके अफसानों का उन्वान है। ये अब्दुल माजिद दरियाबादी का कौल है। अगर कोई प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मुताला करना चाहता है तो उसको गौदान का मुताला करना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं, आप कीजिए, मैंने दे रखा है नीचे, ठीक है। सलाम संदेलवी ने इस बात को कहा है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने प्रेमचंद को चलता फिरता गांव कहा है। तो साथियों, ये थी पूरा बायोग्राफी प्रेमचंद के बारे में, जो मैंने आज थोड़ी स्पीड से मैंने ये क्लास आज मैंने आपके सामने इसलिए रखी है, आगे और भी आपको क्लासेस करनी है। तो साथियों, कैसा रहा ये क्लास? लाइक शेयर करें, अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। अफसाना निजात, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि निजात भी साथियों, यानी कि जब दास्तान आप पढ़ेंगे तो दास्तान में, उर्दू दास्तान में निजात का बड़ा अहम रोल है और जूनियर लेक्चर का ये सिलेबस है। तो निजात का पूरा निचोड़ हमने यहाँ पे दे रखा है और आप इसको पढ़ेंगे कि दुखी चमार दरवाजे पर झाड़ रहा था और उसकी बीवी झुड़िया घर को लेप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फरागत पा चुके तो चमारिन ने कहा, चमारिन बोले तो चमारन की, चमार की घरवाली, ठीक है, तू जाकर पंडित बाबा से कह आओ, ऐसा ना हो कि कहीं चले जाए। दुखी, हाँ जाता हूं, लेकिन ये तो सोच कर बैठेंगे किस चीज पर। चलो, ये तमाम चीजें आप पढ़ लेंगे, पूरे कहानी के सही अंदाज के तौर पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। और ये काफी 41 कितने पेज है मालूम है आपको? ये 41 यानी कि 41 पेज में पूरी चीज समेटी गई है। तो आपको पढ़ेंगे तो इसमें किरदार आपको मालूम हो जाएगा। वक्त रहे तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने किरदार निगारी आपको बता ही दिया है। सवाल किरदार को लेकर पूछा जाता है, पूरी कहानी नहीं पूछी जाती, बस किरदार पूछा जाता है कि निजात के किरदार को चुनिए। अब निजात के कौन सा किरदार में? चमार है, चमारिन है, सुखिया है, दुखिया, मैंने आपको बता रखा है। अब है साथियों एक नाविल का गौदान का खुलासा। अब ये गौदान आपको नाविल में पढ़ना था। कहाँ पढ़ना था? नाविल जब आपको पढ़ाएंगे इसके बाद, कल संडे है, संडे के बाद जो क्लासेस होगी वो क्लासेस नाविल की होगी। और साथियों, नाविल के अंदर में गौदान आपसे पूछा गया था, तो मैं समझा जब आप प्रेमचंद को पढ़ ही रहे हैं तो गौदान के लिए फिर अलग से कैसे, तो मैंने गौदान का यहीं पे कर दिया है, आप उसको नोट से में पढ़ लेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद का ये नाविल 1936 में शाये हुआ है। इसे प्रेमचंद का सबसे बेहतरीन नाविल माना जाता है। नाविल हिंदुस्तान के पिसे हुए किसानों की दुख भरी जिंदगी का अहाता करता है। प्रेमचंद ने निहायत बेबाकी से दहकानों यानी किसानों से रवा रखे जाने वाले रियासती मजालिम का नक्शा खींचा है। पता यह चला अंग्रेजी हुकूमत से पहले भी, अंग्रेजी हुकूमत में भी और हमारी हुकूमत में भी, यानी जनता की हुकूमत में भी किसानों पर जुल्म होता हुआ आया है, आता है और अभी भी हो रहा है। गौदान पहले देवनागरी यानी कि साथियों हिंदी में लिखी, हिंदी रस्मुल देवनागरी रस्मुल खत में हिंदी में लिखी जाती है, लिखा गया था। फिर इकबाल बहादुर और वर्मा साहिर ने इसे उर्दू जबान के कालब में ढाला। ये पढ़ने के बाद एहसास होता है क्योंकि उसे उर्दू जबान का सबसे अजीम नावल करार दिया जाता है। तो ये थी साथियों कुछ बातें नावल का खुलासा यानी गौदान का। अब अगर आपको पूरा ही नावल पढ़ना है तो वो नावल साथियों हम नीचे दे रखे हैं और आप पूरे नावल को मजे लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहले हम किरदार निगारी की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे जो अहम किरदार है वो होरी की किरदार है, जो इस नावल का हीरो है। गोबर साथियों ये नावल का मरकजी किरदार है। रूपा की बात कर लेते हैं तो रूपा सोना होरी की बेटियां हैं। झनिया की बात करते हैं, ये होरी की बहन गोबर की बीवी है। भोला हिर की बात करेंगे तो झनिया का बाप है। शोभा की बात करेंगे तो ये होरी का भाई है। और साथियों यही चीजें पूछी जाती है आपके इम्तिहान में, हीरा होरी का भाई। और राम सेवक की बात करेंगे जिसमें एक बुढ़ा है जिससे होरी ने अपनी बेटी रूपा को बेच देता है तंगदस्ती में।
तो राय अग्रपाल की बात करेंगे तो जमींदार एक पंडित होता है, मिस मालती की बात करेंगे तो एक लेडी डॉक्टर होती है, मिस्टर खन्ना की बात करेंगे तो ये बैंक मैनेजर होता है, और मिर्जा खुर्शीद की बात करेंगे तो ये मजदूरों का सरबराह होता है। ये थी साथियों वो आज की क्लास का टोटल जूस जो भी आपने पढ़ा। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, पेट नहीं भरा होगा। बड़ी अच्छी बात है कि कुछ चीजें खाने के बाद ही पेट नहीं भरती है, पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती है। ये चीजें आपके फ्यूचर को बनाने वाली है। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। जल्दी से बताइएगा ये क्लास आपके लिए कैसी रही और क्या कमी बेसी है साथियों। जल्दी से आप हमें बताने की कोशिश करें। कल जो क्लास होगी दिन में तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हम एक ईवीएस की अच्छी क्लास दे दें, सी टेट को लेकर के। किसको लेकर के? सी टेट को लेकर के एक ईवीएस की क्लास दे देंगे आपको। उसके बाद साथियों 10 मई से डेली जो है कि एक क्लास आपकी हो जाएगी क्या चीज की? सी टेट में पेडागोजी की एक पेडागोजी की आपकी क्लास हो जाएगी, डेली डेली होगी। उसमें जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं भाई आपसे दरखास्त है जल्दी से 9045978747 इस नंबर पे आप राब्ता करके जुड़ सकते हैं। जब जुड़ेंगे तो आपको फायदा बहुत ही अच्छा होगा। क्या कहते हैं आप लोग? क्लास अच्छी रही होगी। और साथियों जब आपको ये नोट्स मिले तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये नंबर याद रखिए, इस नंबर पे आपको जुड़ना होगा किसी भी इम्तिहान की तैयारी पाने के लिए। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना ही जुड़ना होगा, आपको अपने फ्यूचर में एग्जाम की तैयारी करने के लिए। क्योंकि साथियों जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है ये हमेशा नहीं रहता, ये डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो हमेशा रहने वाला है। तो हमसे हमेशा जुड़ने के लिए आपको दो काम करना पड़ेगा। एक तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, यहां आकर के आप क्लिक करके चैनल पे जाइए, वहां आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दूसरा काम जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तमाम जानकारी वहीं पर शेयर की जाती है। ठीक है साथियों, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह हमारा एक फेसबुक पेज है, वहां भी आप कर सकते हैं तमाम अच्छी से अच्छी तैयारी। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं इस एग्जाम के लिए इतना पे करके आप कर सकते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ 199 में आप सीटेट की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके साथियों जेएल की और साथियों टीजीटी की और सॉरी टीजीटी की पेडागोजी की कौन सी भाई? पेडागोजी यानी पेपर 2 की तैयारी भी करने के लिए आपको 199 पे करना होगा। तो साथियों बड़ी अच्छी रही यह क्लास आपके लिए, उम्मीद करता हूं। दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह।